नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिबल जीके पर। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैंने कवर किया है भारत की जनगणना 2011 सेंसस ऑफ इंडिया। यहाँ हम जानेंगे 2011 जनगणना के सभी महत्वपूर्ण तथ्य और साथ में 2021 जनगणना की जानकारी के बारे में। यह टॉपिक बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जिसे हम पहले थ्योरी के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद हम टेस्ट लगाएंगे, उसमें देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। यह वेरी मोस्ट टॉपिक है और भारी कन्फ्यूजन वाला भी टॉपिक है। अगर दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़कर इसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अब देखते हैं भारत की जनगणना से संबंधित कुछ फैक्ट जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला फैक्ट है कि 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश स्वीडन था। 1790 में 10वीं जनगणना की शुरुआत किस देश ने की थी? वह है आपकी अमेरिका। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पहली बार जनगणना कराने वाला देश कौन सा है, तो वो आपका स्वीडन है, जो कि यूरोप में स्थित है। और अगर आपसे 10वीं जनगणना जो हमारे देश में प्रति 10 वर्ष में होती है ना, तो उसकी शुरुआत किसने की थी? अमेरिका ने की थी। अब देखते हैं अगला फैक्ट। 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? वो थे लॉर्ड मेयो। और 1881 में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? वो है लॉर्ड रिपन। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इन डेटों को आपको याद रखना है। आप ऊपर वाली उन डेटों को भले याद न रखें, लेकिन इनको आपको याद रखना है। आपसे पूछे कि जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी, तो वे थे लॉर्ड मेयो, जो कि 1872 में हुई थी। ठीक है, उसके कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद नियमित जनगणना की शुरुआत हुई, जो कि लॉर्ड रिपन के द्वारा कराई गई थी। यहाँ से नियमित की पूछे तो आप लॉर्ड रिपन लगाना। अगर आपसे नियमित नहीं पूछे, नॉर्मल जनगणना पूछे, तो वो आपके लॉर्ड मेयो होंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। उस समय जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी थे। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। उसके 4 साल बाद 1951 में पहली बार जनगणना हुई। ठीक है, अगर पहली बार स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है, यदि आपसे पूछे कि पहली बार भारत में जनगणना कब हुई थी, तो वो 1872 में हुई थी। ठीक है, और नियमित की बात करें तो 1881 से हर 10 वर्ष बाद ये जनगणना होती रही है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसके उच्चतम अधिकारी जनगणना आयुक्त होते हैं। अभी हमने देखा कि जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी थे। ठीक है, जो इनके प्रमुख अधिकारी होते हैं। और जो जनगणना संगठन है वो किसके अधीन कार्य करता है? वो केंद्रीय गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना कौन से नंबर की थी? 15वीं। और स्वतंत्र भारत मतलब 1951 से लेकर अब तक की जो जनगणना हुई 7वीं थी। अब 2021 में जो जनगणना होना था वो कोरोना के कारण डिले हो गई है। ठीक है, ये कौन से नंबर की थी? तो वो आपकी 16वें नंबर की थी। अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की होगी, वो 8वें नंबर की होगी। तो अब इसका 2 का गुणा करके आप इसे याद रख सकते हैं। अब देखते हैं 2011 से संबंधित कुछ फैक्ट। 2011 के जनगणना का शुभंकर या मॉस्कोट क्या थी? प्रगणक शिक्षिका थी, जो आपको मैप में ऊपर दिख रहा है। जो मॉस्कोट है, शुभंकर कौन था? प्रगणक शिक्षिका थी। तथा इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य या अवर सेंसस अवर फ्यूचर है। ठीक है, इसका मॉस्कोट क्या था? प्रगणक शिक्षिका थी। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त डॉक्टर C. चंद्रमौली थे 2011 की में। ठीक है, अगर 1951 में पूछे तो वे थे R.A. गोपाल स्वामी। ठीक है, इसे याद रखें। 2011 की जनगणना में कुल 29 प्रश्न
पूछे गए थे। टोटल कितने थे? 29 प्रश्न पूछे गए थे। अब बात करते हैं 2021 की जनगणना के महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, अभी तक 2021 की जनगणना संपन्न नहीं हुई है, तो उससे संबंधित कुछ फैक्ट जरूर निकल कर आते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो एक बार हम उनको कवर कर लेते हैं। 2021 की 16वीं जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी। 16वीं जनगणना अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत की, तो वो कौन से नंबर की होगी? 8वें नंबर की। अब आप किसे याद रख सकते हैं इन्हें? तो देखो, जनगणना कराने के लिए व्यक्ति में क्या होता है? जोश होता है ना। जोश के साथ साथ उनमें क्या होना चाहिए? विवेक। जिस व्यक्ति में विवेक होगा और जोश होगा, वही व्यक्ति तो जनगणना आयुक्त बनेगा और जनगणना करवाएगा। तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके आदर्श वाक्य। जन भागीदारी से जन कल्याण। इसका आदर्श वाक्य क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण। ऊपर 2011 में क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसमें क्वेश्चन की बात करें तो कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो 2021 की जनगणना में कुल 29 प्रश्न पूछे जाएंगे। सॉरी, 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने टोटल कितने पूछे जाएंगे? 31 पूछे जाएंगे। ठीक है। 2011 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। वेरी वेरी मोस्ट है कि 2021 की जनगणना होगी ना, भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। ठीक है। आगे भी बहुत सारी संख्या दी हुई है, आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 121 करोड़ से आप इसे याद रख सकते हैं। जो भारत की कुल जनसंख्या है वो कितनी है? 121 करोड़ है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। विश्व की जो ओवरऑल जनसंख्या है उसका कितने प्रतिशत है? 17.5% है। ठीक है। अगर हम इस टोटल जनसंख्या की बात करें, उसमें से अगर पुरुष और महिलाओं को देखें, तो इसमें से पुरुष आपके 51.47% हैं और महिलाएं 48.53% हैं। ठीक है। यह इसको मोटे तौर पर याद रख सकते हैं कि 51% आपके पुरुष हैं और 49% आपकी महिलाएं हैं। इस प्रकार से आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि 17.7% रही। यहाँ पे दोस्तों याद रखें कि जो 10 की वृद्धि है वो आपकी कितनी प्रतिशत रही? 17.7, जो 2001 से लेकर 2011 तक की। ठीक है। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है, जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि 17.5% थी या 17.7% थी। ठीक है। तो आप उसे याद रखें। 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि ऋणात्मक -0.31% हो गई और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिसका कारण 1921 को महान विभाजक, इंग्लिश में ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड वर्ष की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, 1911 से लेकर 1921 के बीच क्या हुआ उसको समझें। इसलिए 1921 को महान विभाजक की संख्या क्यों कहते हैं? क्योंकि हर 10 साल में भारत की जो जनसंख्या थी वो प्लस या पॉजिटिव रही थी, लेकिन 1911 से लेकर 1921 के बीच में भारत की जो 10 की वृद्धि दर रही वो क्या हो गई? माइनस में हो गई। हालांकि ये ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी कम थी, लेकिन मात्र ऐसा दशक था जिसमें ये माइनस में हो गई। इसलिए क्या कहा गया कि 1921 को महान विभाजक की वर्ष की संज्ञा दी गई। आपसे प्रश्न पूछता है एग्जामों में कि महान विभाजक की संज्ञा किसे दी जाती? 1911, 1921, 1922, 1923, कुछ भी दे देगा, तो आप ऐसे याद रखें कि महान विभाजक संज्ञा किसे कहते हैं? 1921 को। अगला है 2021 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। ठीक है। अगर ओवरऑल जनसंख्या की बात करें तो शहरी लोग कितने हैं? 31.2%, और जबकि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 68.8% है। इसीलिए कहते हैं कि जो भारत बसता है वो ग्रामों में बसता है, क्योंकि जो भारत की जनसंख्या है सर्वाधिक कहाँ रहती है? आपके ग्रामीण जनसंख्या ग्रामों में रहती है। अब देखते हैं आगे।
देखते हैं कि जनसंख्या के मामले में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा स्टेट है, सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा स्टेट है। साथ में हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी देखेंगे, कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, कौन सा न्यूनतम जनसंख्या वाला है। यहाँ आपको एक डायग्राम में दिख रहा होगा कि ऊपर के जो आपको दिख रहा है, ये मैंने राज्यों की बात की है, उसके नीचे केंद्र शासित प्रदेशों की बात की है। ठीक है, तो बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो पहले नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश, दूसरे पर आपका महाराष्ट्र। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा है आपका उत्तर प्रदेश। अगर हम न्यूनतम जनसंख्या के बात करें तो आपका पहला सिक्किम और दूसरा मिजोरम। ठीक है, अब जैसा कि सिक्किम अपने आप में ही दर्शा रहा है कि उसमें कम जनसंख्या है, क्योंकि अगर पीछे देखें हम सिक्किम कम, तो सबसे कम जनसंख्या किसमें है, तो वो आपकी सिक्किम में। आप इसे याद रख सकते हैं इस तरीके से। और साथ में मिजोरम की बात करूं तो सिक्किम कम रम, इससे भी आप याद रख सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली की है। ये तो आप सभी को पता होगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, वो आपकी दिल्ली है। अगर न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो वह है लक्षद्वीप। हर राज्य या हर देश यह चाहता है कि उसकी जनसंख्या न्यूनतम रखें। वो क्या रखता है, वो एक लक्ष्य रखता है, न्यूनतम जनसंख्या का एक लक्ष्य रखता है। तो ऐसा एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसने न्यूनतम जनसंख्या के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप। अब देखते हैं आगे, 10 की वृद्धि, वह कौन सा राज्य है जिसकी 10 की वृद्धि सर्वाधिक है और न्यूनतम 10 की वृद्धि न्यूनतम है। ठीक है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य मेघालय है पहला, जो कि 27.9% है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, जो कि 26% के साथ है। 10 की वृद्धि सर्वाधिक किसकी है, मेघालय की। अब न्यूनतम 10 की वृद्धि की बात करें तो वो है आपका नागालैंड, जिसकी न्यूनतम 10 की वृद्धि कितनी है, कि माइनस में है, -0.6%। ठीक है, -0.6%। वेरी मोस्ट अक्सर एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, भारत के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश और जितने भी राज्य हैं, उन सब की न्यूनतम 10 की वृद्धि दर कैसी रही है, पॉजिटिव रही है। भारत का मात्र एक ऐसा राज्य है जिसकी 10 की वृद्धि दर कैसी रही है, माइनस में रही है। इसलिए ये प्रश्न एग्जामों में पूछा जाता है। आप इसे कैसे याद रखेंगे दोस्तों, कि क्या होता है कि अगर आपको नागों के बीच भेज दिया जाए तो क्या आप वहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे ना। तो वहाँ की जो 10 की वृद्धि दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसलिए नागालैंड, इसलिए इसकी जो 10 की वृद्धि है वो घट गई है। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला मेघालय, और दूसरा आपका न्यूनतम की बात करें तो नागालैंड है। यहाँ आपको परसेंटेज याद नहीं रखना है। ठीक है, आपको सिर्फ स्टेट का नाम याद रखना है, लेकिन यहाँ पे जो नागालैंड है इसकी आपको परसेंटेज सहित याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक 10 की वृद्धि दादर एवं नगर हवेली, जो कि 55.9% के साथ है। अगर न्यूनतम की बात करें तो वह है लक्षद्वीप, जो कि 6.3% है। यहाँ भी हमने पीछे पढ़ा था कि जनसंख्या का जो लक्ष्य निर्धारित किया था कम से कम, तो वो किसने हासिल किया था, वो लक्षद्वीप ने किया था। और न्यूनतम 10 की वृद्धि की बात करें तो वो भी लक्ष्य रखा था लक्षद्वीप ने, तो वो भी इसे हासिल कर लिया। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य तो वो है आपका मेघालय, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य वो आपका नागालैंड। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, और न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश वो आपका लक्षद्वीप। अभी हमने देखा बात की जनसंख्या और 10 की वृद्धि। अब हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व, कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है। ठीक है, यह क्या कहना चाह रहा है कि 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई चारों ओर से। ठीक है, 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई चारों ओर से, और जिसमें जो लोग रह रहे हैं उनका औसत जनसंख्या से। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व कहेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 382
प्रति वर्ग किलोमीटर। इसे आप याद रखें, एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जो जनसंख्या घनत्व है भारत का कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब देखते हैं आगे, राज्य की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, वो आपका बिहार है। कौन सा, बिहार है। इसमें कितना है, 1106 है। ठीक है, दूसरा कौन सा आपका उसी के नीचे पश्चिम बंगाल, इसमें कितना है, 1028 है। अगर हम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें राज्यों में तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश है, इसमें मात्र 17 है। और दूसरे नंबर पे आता है आपका मिजोरम, 52 के साथ है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का है, और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का। केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वो आपका दिल्ली में है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या रहती है इसलिए। इसका कितना है, दिल्ली का 11,320 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका कितना है, 46 है। ठीक है, आपको इसका इतना याद नहीं रखना है, आप इसको याद रख सकते हैं ऊपर राज्यों वालों के। बिहार का कितना है, 1106, और अरुणाचल प्रदेश का कितना है, 17। ठीक है, बाई चांस आया है, लेकिन यही पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, ऐसा प्रश्न बनता है। तो एक बार और देख लेते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। अब हम देखेंगे लिंगानुपात या सेक्स रेशियो। लिंगानुपात या सेक्स रेशियो क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में, प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम फॉर्मूले के माध्यम से समझेंगे कि यहाँ पे पुरुषों की संख्या ऊपर स्त्रियों की संख्या और इंटू 1000। ठीक है, हमेशा लिंगानुपात को किससे गुणा करते हैं, 1000 से। तो 1000 महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या, या पुरुषों की तुलना में 1000 महिलाओं की संख्या कितनी है। तो बातें हम करें, भारत में जो लिंगानुपात है कितना है, वो 943 है, इसे याद रखें। ठीक है, एग्जाम में यही पूछा जाता है, 943 है। अब देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, आपका केरल है, जो कि 1084 के साथ है। दूसरा आपका तमिलनाडु है, 996। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो आपका हरियाणा है 879 में। ठीक है, 879 किसका है, हरियाणा का है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, और न्यूनतम लिंगानुपात आपका हरियाणा। हम केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो सर्वाधिक लिंगानुपात पुडुचेरी 1037, न्यूनतम लिंगानुपात दमन व दीव 618। ठीक है, ये अगर हम देखें, इन तीनों को देखें लिंगानुपात के मामले में, ये तीनों नीचे हैं। ठीक है, इसे आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। आपको जो पहले पहले वाले हैं उनको ज़रूर आपको याद करके चलना है। तो लिंगानुपात कितना है भारत का, 943 है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं शिशु लिंगानुपात। 0 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं उन्हें हम शिशु लिंगानुपात कहते हैं। एक बार इसकी परिभाषा या डेफिनेशन भी देख लेते हैं। जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इसी आयु वर्ग में, मतलब 0 से 6 वर्ष की में, बालिकाओं की संख्या के अनुपात को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, तो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हीं में बालक और उन्हीं में बालिकाओं की संख्या को, अनुपात को क्या कहते हैं, शिशु लिंगानुपात। और इसका गुणा कितने से करते हैं, मल्टीप्लाई 1000 से करते हैं, याद रखें। यहाँ हमने देखा था लिंगानुपात हमेशा सेक्स रेशियो कैसे निकालते हैं, वो 1000 का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, याद रखें इसको। आपसे प्रश्न यही पूछ लेगा कि कितना होता है आपका 0 से 6 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, अगर हम भारत के शिशु लिंगानुपात की बात करें तो भारत का जो शिशु लिंगानुपात है वो 919 है। ठीक है, कितना है, 919 है। यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया हूँ, तो आप इसे याद रखें। अब इसे आप कैसे याद रख सकते हैं कि देखो, एक बच्चा होने में कितना महीने का टाइम लगता है, तो आपको कितने का लगता है, 9 महीने का लगता है। एक बच्चा पैदा होने में कितना टाइम लगता है, 9 महीने का लगता है। तो आप इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राज्यों के बारे में बात करते हैं। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, कितना है, 977,
दूसरे पे आपका मिजोरम है, 970 है इसका। न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो वो आपका हरियाणा है। और दूसरा कौन सा है, पंजाब है, 846 है इसका। अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला है, न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला हरियाणा है। अभी हमने पीछे देखा था कि सब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ था, वो बिहार में था, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ था, वो आपका अरुणाचल प्रदेश में था। ठीक है, यहाँ सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में। न्यूनतम की बात करें लिंग अनुपात में तो वो हरियाणा था, और न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात की भी बात करें वो भी आपका हरियाणा है। केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, यहाँ कितना है, 968 है। न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात किसका है, दिल्ली का है, यह कितना है, 871 है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला राज्य वो आपका अरुणाचल प्रदेश, न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला राज्य वो आपका हरियाणा। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात किसका है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, और न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात आपका दिल्ली का है। ठीक है, अब देखते हैं साक्षरता या लिटरेसी किसे कहते हैं। ठीक है, इसके लिए एक डेफिनेशन तैयार की गई है कि किस व्यक्ति को हम साक्षर या पढ़ा लिखा कहेंगे। एक बार उसे देख लेते हैं। 7 वर्ष या उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो, साक्षर कहलाता है। ठीक है, 7 वर्ष या उससे अधिक, यह प्रश्न पूछा जाता है कि पढ़ा लिखा या साक्षर किसे कहते हैं। 7 वर्ष का हो या उससे अधिक का हो, 7 वर्ष से अगर नीचे का है तो उस व्यक्ति को पढ़ा लिखा नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। इसे हम एक फॉर्मूले के माध्यम से भी देख सकते हैं कि साक्षरों की संख्या बटे 7 प्लस आयु वाली संख्या, इसका मल्टीप्लाई 1000 से करते हैं। यहाँ पे जो भारत का साक्षरता है वो कितनी है, 74.04%। कितनी है, 74.04%। अभी हाल ही में राजस्थान कांस्टेबल में एक प्रश्न आया था कि भारत की जो साक्षरता है वो कितनी है, 74.04%। ऐसा कैसा सेम आया था, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अब देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, वो आपका केरल, 94% साक्षर लोग हैं यहाँ पे। दूसरा है मिजोरम, 91.3% है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, वो आपका केंद्र प्रदेश केरल है। न्यूनतम की बात करें तो आपका पहले नंबर पे है बिहार, जहाँ पे कितना है, 61.8%। दूसरे पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश, 65.4%। न्यूनतम में कौन सा है, बिहार है। ठीक है, आपको दूसरे भले आप याद ना रखें, लेकिन आपको पहले पहले जरूर याद रखना है कि सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा है, केरल, और न्यूनतम साक्षर वाला राज्य कौन सा है, वो बिहार है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात को ध्यान से सुनिए। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका केरल होगा पुरुष में, और महिलाओं में भी पूछा जाए तो भी वो आपका केरल होगा। ठीक है, अगर आपसे न्यूनतम में पुरुष साक्षरता वाला पूछा जाए तो वो आपका बिहार है, और न्यूनतम महिला में पूछा जाए तो भी वो आपका बिहार है। आप इसे याद रखें। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता वो आपकी लक्षद्वीप की है, 91.8%। ठीक है, कोई भी राज्य हो, स्टेट हो या देश हो, कोई भी अपनी साक्षरता का लक्ष्य निर्धारण करता है कि सबसे सर्वाधिक साक्षरता हो हमारे यहाँ, तो यहाँ पे लक्षद्वीप ने वो हासिल कर लिया। इस प्रकार से अपन इससे याद रख सकते हैं। न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो वह आपकी दादर नगर हवेली, जो कि 76.2% है। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं। अब देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या एवं शहरी जनसंख्या के फैक्ट। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, वो आपका हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे जो जनसंख्या है वो 90% जनसंख्या ग्रामों या गांवों में निवास करती है। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, वो आपका गोवा है। यहाँ पे जो जनसंख्या है 37.8% ग्रामों में निवास करती है। ठीक है, याद रखें कि यहाँ पर जो ग्रामीण जनसंख्या गांवों में निवास करती है 90%। सीधी सी बात है कि यहाँ की जो 10% जनसंख्या है
वो कहाँ निवास करेगी, वो आपकी शहरों में निवास कर रहे हो। आप इसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है वो गोवा की है, ठीक है, 37.8 है। तो यहाँ की जो बची जनसंख्या है वो कहाँ निवास कर रही होगी, शहरों में कर रही है। तो आप इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या गोवा की है और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या किसकी है, वो गोवा की है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वो हिमाचल प्रदेश की है और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वो आपकी हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है, क्योंकि 10% है। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किसकी है, दिल्ली की है, 97.5%। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या किसकी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 37.7%, ठीक है, याद कर लें। यहाँ पे आपको परसेंटेज याद नहीं रखना है, बल्कि आप सिर्फ इतना याद रखें, स्टेटों के नाम, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम याद रखें। एक बार और देख लेते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किसकी है, हिमाचल प्रदेश की, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गोवा की। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या गोवा की और न्यूनतम शहरी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या दिल्ली की और न्यूनतम शहरी जनसंख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अब हमारे एक दो फैक्ट और बचे हैं, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा धैर्य के साथ बने रहें। 2011 की जनगणना के बाद देश में अनुसूचित जाति SC की कुल जनसंख्या 20.14 करोड़ है, ठीक है, कितनी है, 20.14 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जाति SC की, ठीक है। सबसे ज़्यादा SC जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है आपकी जनसंख्या का, और मैंने इसमें ओवरऑल मतलब कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दोनों को साथ में लिया है, ठीक है। तो वो कौन सा है, आपका उत्तर प्रदेश है। और सबसे ज़्यादा SC जनसंख्या वाला प्रतिशत में पूछ रहा है, यहाँ पे पूछा था आपसे जनसंख्या, यहाँ पे आपसे प्रतिशत में, तो कौन सा है वो आपको पंजाब है 31.9% के साथ, याद रखें। अगर वो आपसे जनसंख्या के मामले में पूछे तो वो आपका उत्तर प्रदेश है, अगर वो आपसे परसेंटेज के मामले में पूछे तो वो आपका पंजाब है। 2011 की जनगणना के बाद देश में अनुसूचित जनजाति ST की कुल जनसंख्या 10.43 करोड़ है, ठीक है, 10.43 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार ST की जनसंख्या कितनी है, 10.43 करोड़ है, ठीक है। इसकी याद रख सकते हैं, 20 माती यहाँ पे 10 है, इसे भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा ST जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, सर्वाधिक। ये एग्जामों में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो इसे आप याद रखें। जनसंख्या के मामले में पूछ रहा है, अगर वो आपसे परसेंटेज के मामले में पूछे तो वो आपका कौन सा है, लक्षद्वीप है, ठीक है, कौन सा आपका लक्षद्वीप है। यहाँ पे कितना है, 94.8%, इसे याद रखें आप। अब देखते हैं कि वे कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ अनुसूचित जाति या SC निवास नहीं करती। तो दोस्तों ये हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है। भारत के नक्शे को देखें तो आपके इस साइड जो पूर्वोत्तर भारत है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड 2 स्टेट हैं, उसमें आपको SC या अनुसूचित जाति नहीं मिलेगी। साथ में अगर आप नीचे नीचे साइड देखें, जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं समुद्र में डूबे हुए, उनमें भी आपको अनुसूचित जाति नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति या SC निवास नहीं करती। मैंने इस फैक्ट को यहाँ पर इसलिए कवर किया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है वो एग्जाम में बनते हैं, ठीक। अब देख लेते हैं कि अनुसूचित जनजाति या ST कहाँ कहाँ निवास नहीं करती। पंजाब, हरियाणा, ठीक है, ये दोनों पास पास में, और उनकी एक राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, और उसी का एक केंद्र शासित प्रदेश है पास में दिल्ली। इन चारों में आपको कहाँ नहीं मिलेगी, ST निवास नहीं करती है, ठीक है। और साथ में नीचे आपको पुडुचेरी मिल जाएगा, तो वहाँ भी आपकी अनुसूचित जनजाति या ST निवास नहीं करती है, याद रखें, ठीक है। कौन कौन से स्टेट हैं वो, कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, कोई भी अनुसूचित जाति या ST निवास नहीं करती है। अब हम लगाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं आपके कितने सही होते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है 14.5%, 19.5%, 17.5%, 21.5%। ऑप्शन सी। ठीक है, 17.5%। यहाँ का आपसे 10 की वृद्धि की बात करें तो कितना होगा? 17.7%। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड मेयो। ये आपकी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। ठीक है, अगर आपसे नियमित जनगणना की पूछता तो वो आपके कौन हो जाते हैं? लॉर्ड रिपन। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड मेयो सही। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी या जनसंख्या किस स्टेट की थी? तो वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। तो आपका उत्तर डी होगा आंसर सही, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर कौन था आपका? महाराष्ट्र था। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में? यूपी, पीसीएस 2015 में आया हुआ प्रश्न है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या तो हमने देखा था कि वो आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, और यहाँ पे 10% जनसंख्या जो है वो आपकी शहरों में बसती है और बाकी बाकी जो 90% है वो कहाँ की? आपकी गाँवों में निवास करती है। भारत किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो हमने अभी हाल ही में देखा था, तो वह कौन सा है? आपकी केरल है। ठीक है, लिंगानुपात है वो किसका है? केरल का है, याद रखें। क्वेश्चन, भारत में प्रभावित साक्षर दर की गणना की जाती है। एसएससी 2014 में आया हुआ प्रश्न है। कुल जनसंख्या से, बच्चों की जनगणना से, वयस्कों की जनगणना से, 7 वर्ष से अधिक जनसंख्या से। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न क्या था? अगर आपको समझ नहीं आया हो कि भाई किसी व्यक्ति को पढ़ा लिखा मानेंगे, ठीक है, तो वहाँ कहता कि 7 वर्ष से उससे अधिक जो व्यक्ति है उसे हम पढ़ा लिखा मानेंगे। निम्नलिखित राज्यों में वह कौन सा है जहाँ अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई? ठीक है, अनुसूचित जनजाति, या यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का मतलब क्या है? एसटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा था? पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपका पंजाब, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक? अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे एसएससी द्वारा आया 15 में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पे आपसे एसटी की बात कर रहा है, तो आपके केरल, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन डी आपका मध्य प्रदेश। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? सबसे कम? मिजोरम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो ऑप्शन बी मिजोरम, सॉरी हरियाणा है। ठीक है, ऑप्शन बी हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? एसएससी 2015 में आया हुआ प्रश्न है। बिल्कुल ऐसा कैसा रख दिया गया है, सभी को पता होगा। प्रति वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। तो प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना कराई जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपको पता होगा वो आपका कौन सा है? दिल्ली है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो आपको कौन सा होगा? बिहार होगा। इसका जो जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। ठीक है, और सबसे कम किसका है? वो आपका अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है वो? 17 है। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस कृपया से लाइक करें, शेयर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।